अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सबको मेरा सलाम। और अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों पेश आया, वजह क्या थी। जाहिर है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, ठीक है, अब ये देखना था कि इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की अरेंजमेंट्स क्या हैं। ठीक है, जब ये सोचा साइंटिस्ट ने कि अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है और प्रोटॉन कहाँ मौजूद है, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट पेश आया। रदरफोर्ड ने इसको एक्सपेरिमेंट का नाम दिया और ये जानने की कोशिश की कि देखें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है और प्रोटॉन कहाँ मौजूद है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जब उसने एविडेंस देख लिए, तो अब एविडेंस सामने आ गया कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी मौजूद होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज रखता है, ये भी रदरफोर्ड ने ही बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारे पास जो है वो आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन 1911 में अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एटम, यानी कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट जानने का नाम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाता है। मॉडल जिसने पेश किया था एटम का। एक्सपेरिमेंट क्या था इसका? एक्सपेरिमेंट में उसने जो इंस्ट्रूमेंट लिए वो क्या थे? गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड फॉइल की एक शीट थी और 0.004 सेंटीमीटर थिन शीट थी। ठीक है, जैसे अगर मैं एक दुपट्टा लूं और उससे बल्ब की रोशनी पास करूं तो वो पास हो जाएगी, कागज लेंगे तब भी पास हो जाएगी। इसी तरह गोल्ड फॉइल की एक शीट थी। गोल्ड फॉइल एक बहुत ही थिन शीट थी, उसको उसने रखा और अल्फा पार्टिकल्स उसमें से पास कराए। जब अल्फा पार्टिकल पास कराए तो उसने ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो सकता है इस सूरत हाल में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के तरह। और अल्फा पार्टिकल किससे हासिल किए ये अभी आगे बताता हूँ। लेड ब्लॉक लिया उसने, आपके पास लेड ब्लॉक है, और पोलेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 84 होता है और एटॉमिक मास जिसका 210 होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन दी। अब देखें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो रहा है, एक्सपेरिमेंट किस तरह किया और एक्सपेरिमेंट के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है लगी हुई है जो मैंने बना दिया है। ये गोल्ड फाइल की शीट लगा दी है और यहाँ पर लेड ब्लॉक लिया है उसने। लेड ब्लॉक यानी लेड का बना हुआ है, जिसे हम प्लम्बम भी कहते हैं, पीबी। इसका एटॉमिक नंबर 206 होता है और 82 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और 206 एटॉमिक मास होता है, यानी मास नंबर होता है। ठीक है, लेड ब्लॉक में पोलेनियम था और पोलेनियम को उसने डिसइंटीग्रेशन किया, और डिसइंटीग्रेशन करने का तरीकेकार क्या था? इससे अल्फा पार्टिकल हासिल करने थे। क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनसे हम अल्फा बीटा गामा रेज हासिल करते हैं। याद रखें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही अल्फा बीटा गामा रेज हासिल की जा सकती है। ठीक है, अब पोलेनियम को जब गर्म किया तो पोलेनियम को गर्म करने के बाद ये डिसइंटीग्रेट हुआ और गर्म होने के बाद एक रेडिएशन की सूरत में बाहर निकला। इसने एक होल रखा है इसके अंदर और इस होल से रेडिएशन बाहर निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जब बाहर निकले तो याद रखें, अभी इसकी इक्वेशन बता दूंगा कि इस इक्वेशन कैसे बनी। अल्फा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? हीलियम के पार्टिकल्स होते हैं, यानी हीलियम की जो न्यूक्लियस होते हैं उससे अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। जब पोलेनियम को डिसइंटीग्रेट किया तो हीलियम के पार्टिकल्स निकले और हीलियम के जो न्यूक्लियस थे उस न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स निकले। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो अल्फा पार्टिकल्स निकले और अल्फा पार्टिकल्स जो है वो शीट से टकराए, यानी बम्बार्डमेंट हुई शीट पे। जब बम्बार्डमेंट हुई शीट पर तो क्या हुआ? बम्बार्डमेंट के बाद ये शीट से कुछ रेज जो है वो कुछ रेडिएशन पास हो गए और कुछ रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है और ये बाउंस बैक हो रहा है, वापस हो रहा है। ठीक है, तो ए पॉइंट आप इसको दे दें, बी पॉइंट इसको दे दें, बी पॉइंट इसको दे दें, सी पॉइंट इसको दे दें, सी पॉइंट इसको दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बाउंस बैक हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्टेट अवे यानी स्टेट मूव्स कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुई? ऑब्जर्वेशन हुई आ फ्यू रेडिएशन मूव स्ट्रेट लाइन एंड अनडिफ्लेक्टेड, यानी इसमें बेशुमार रेडिएशन ऐसे थे, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे, अनडिफ्लेक्टेड थे। ये डिफ्लेक्शन नहीं हुई इनकी कोई, ये देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ से जाके कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने के बाद ये इल्यूमिनेट हो रही है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। यानी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसलिए रखा गया है
कि इस पे जब कोई रोशनी, कोई अल्फा पार्टिकल्स, कोई रेडिएशन जाके गिरेगा, कोलाइड करेगा, तो इसमें इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा ये, ठीक है, इल्यूमिनेशन पैदा करेगा, यानी चमक पैदा करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 2 पॉइंट्स। नंबर 2 पॉइंट्स क्या है? फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे और स्मॉल थे। मसलन ये वाला स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो कुछ ऐसे थे जो स्मॉल डिफ्लेक्शन थे और स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन थे। ये स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन है, ठीक है। बट 1 in 1 millions was, but 1 in 1 millions रेडिएशन, 1 millions रेडिएशन यानी बेशुमार रेडिएशन, बेशुमार रेडिएशंस, इतने रेडिएशन, उनमें से एक पार्टिकल जो होगा 1 मिलियन पार्टिकल या 8000, आपकी किताब में 8000 भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में जैसे आगा खान की बुक आप देखेंगे केमिस्ट्री की, तो उसमें 1 मिलियन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप अपनी किताब में देखेंगे सिंह टेक्स्ट बुक की, तो उसमें 8000 लिखा हुआ है। 8000 रेडिएशंस में से एक रेडिएशन ऐसा होगा जिसका एंगल ग्रेटर देन 90 होगा फ्रॉम देयर स्ट्रेट पाथ, ठीक है। ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन 90 का मतलब ये रहा, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो ये 90 से ज्यादा एंगल है यहाँ पर, यहाँ पे भी 90 से ज्यादा एंगल बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिफ्लेक्शन जो है वो 90 से ज्यादा एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से मैंने दिखाया है इसको कि 90 से ज्यादा एंगल बन रहा है। ये आपके 3 पॉइंट तो ऑब्जर्वेशन के हो गए, ये 3 पॉइंट ऑब्जर्वेशन के। ऑल कंसीडर ऑन एटम ऑफ गोल्ड शीट। अब हम देखते हैं कि इस एटम के अंदर ये जो शीट है, इस शीट के अंदर ये जो शीट बनाई है, इस शीट के अंदर तो बेशुमार एटम है। ये देखें एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये भी एटम्स है, ये शीट में बेशुमार एटम्स मौजूद हैं। ये एटम्स दिखा रहे हैं आपको, ये एटम्स इस शीट के अंदर बेशुमार एटम्स हैं। इसमें से एक एटम निकाल लिया मैंने यहाँ से, ठीक है, इस शीट में से एक एटम निकाल लिया। इस एक एटम के साथ हो क्या रहा है, यानी जाहिर है तमाम एटम के साथ यही काम हो रहा होगा जो एक एटम के साथ हो रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखते हैं। नंबर वन ये है कि अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट अवे मूव स्ट्रेट लाइन में मूव किया, सबसे पहला काम। दूसरा पॉइंट है इसका कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन थे और अनरिफ्लेक्टेड थे। अच्छा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, जिसमें डिफ्लेक्शन होती थी, ठीक है, लाइन की डिफ्लेक्शन हो रही है, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन हो रही है। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और ये एटम के पॉजिटिव चार्ज, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है उससे टकराता है, कोलाइड विद nearly atom, positive charge of atom, ठीक है। अब नियरली पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम क्या है, ये है, ठीक है। एटम का वो हिस्सा जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है, और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स एटम के पॉजिटिव चार्ज पार्ट से टकराएगा तो क्या कर रहा है, बाउंस बैक, यानी कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट्स था इसका कि आप ये देखें, इलेक्ट्रॉन, इसके 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है न्यूक्लियस, एक पार्ट है इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट,
जिसको हम ये पार्ट कहते हैं, ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। और एक पार्ट है इसका ये वाला हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, ठीक है, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक पार्ट हो गया न्यूक्लियस एंड अदर पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। दूसरा वाला हिस्सा जो हो गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एग्जिट्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, ठीक है, कॉल्ड ऑर्बिट। और इसको क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। जहां एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जैसे ये वाला हिस्सा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये इसका ऑर्बिट बन रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो ये इसका ऑर्बिट बन रहा है, ठीक है, इसमें ऑर्बिट बन रहा है यानी शेल्स बन रहे हैं, ठीक है। नंबर 6 पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट क्या देंगे इसका, नंबर 7 पॉइंट, एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल बिकॉज equal number of proton and electron। जहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल हो जाते हैं, मतलब इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो पूरा एटम इलेक्ट्रिकल हो जाता है। जैसे अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। ये आपका था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, यही इसकी ऑब्जर्वेशन थी, यही इसके पोस्टुलेट्स भी थे, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं एटम का जो मास होता है, मास किस पे कंसंट्रेट करता है एटम का। याद रखें इसका मास जो है वो इसके न्यूक्लियस के अंदर, इसके न्यूक्लियस में 2 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखें न्यूक्लियस का जो मास होता है, यानी न्यूक्लियस का मास बता रहा हूँ, न्यूक्लियस का जो मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर कंसंट्रेट करता है, यानी डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसी के मुताबिक उसका मास होता है। लेकिन अगर पूरे एटम का अगर आप चेक करेंगे कि पूरे एटम का एटॉमिक मास क्या है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। मास कंसंट्रेशन कहते हैं इसको, मास कंसंट्रेशन इन न्यूक्लियस डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरी इसके पोस्टुलेट्स भी यही थे, कंक्लूजन भी यही था, ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है। बाज मैंने तकरीबन आगा खान बोर्ड का भी मैंने बता दिया इसमें, और सिंटेक्स बोर्ड का भी मैंने बता दिया इसमें आपको, ठीक है। दोनों में मैंने आपको कवर किया है। कुछ पार्ट ऐसे हैं कंक्लूजन्स में जो आगा खान बोर्ड में एक्स्ट्रा हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं। इस तरह से एविडेंस, हमारे पास जो एविडेंस आया है वो न्यूक्लियस का एविडेंस आ गया। न्यूक्लियस का एविडेंस इस तरह आया कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस के चार्ज यानी एटम के उस हिस्से से टकराएगा जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एटम के, याद रखें, गौर से सुने मेरी बात को, अल्फा पार्टिकल जब एटम के उस हिस्से से टकराएगा
जहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाउंस बैक हो जाएगा, यानी इसकी डिफ्लेक्शन हो जाएगी, वापस हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये दिखा रहा हूं मैं डिफ्लेक्शन। ये एंगल कम है, स्मॉल एंगल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन है। ये स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन के साथ वापस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐसा पार्ट जहां पर पॉजिटिव था, पॉजिटिव पार्ट था और अल्फा पार्टिकल उसी जगह पे जाके टकरा रहा है, तो इसलिए ये बाउंस बैक हो रहा है। तो इसका एविडेंस पता ये चला कि यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, एटम का न्यूक्लियस मौजूद है यहाँ। और न्यूक्लियस किस पर कंसंट्रेट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन पे कंसंट्रेट करता है, प्रोटॉन के चार्ज पे कंसंट्रेट करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये एविडेंस आपको मिल गया कि रदरफोर्ड ने दोनों चीजें बता दी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट न्यूक्लियर में होते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट है न्यूक्लियर का, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है, बाहर का हिस्सा है न्यूक्लियस के, उस तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और जो अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे प्रोटॉन्स मौजूद है वो न्यूक्लियस हिस्सा है। इसका न्यूक्लियर पार्ट है और न्यूक्लियर हिस्सा है, इसीलिए ये जगह न्यूक्लियस कहलाती है, यानी एटम का न्यूक्लियस मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पर ही जो है वो दो पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसकी अरेंजमेंट बता दी कि यहाँ पे प्रोटॉन्स मौजूद है और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके 3 पॉइंट्स और हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या क्या थे? डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स, रदरफोर्ड ने क्या नहीं बताया था? एक तो रदरफोर्ड ने जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्विंग, ठीक है, इन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ये बता दिया था। लेकिन साथ साथ ये नहीं बताया था उसने कि ये एनर्जी भी इमिट करते हैं, इमिट एनर्जी। जब ये रिवॉल्व करते हैं तो साथ साथ इमिट भी, एनर्जी भी क्या होती है? एनर्जी जो है वो इमिट होती है, यानी एनर्जी भी निकल रही होती है। ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। इसके बाद एक और पॉइंट है इसका, और वो पॉइंट ये है कि एब्जॉर्ब एंड इमिट, absorb and emit of energy of an electron एटम के एक इलेक्ट्रॉन से या तो एनर्जी रिवॉल्व होती है या इमिट होती है। ठीक है, ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं या शेल्स कहते हैं। शेल्स भी कहते हैं इसको, ऑर्बिट भी कहते हैं। यानी इसने ये नहीं बताया था कि ये जो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्व करते हैं, स्पीड से मूव करते हैं, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इनके शेल्स बढ़ जाते हैं, ये जम कर जाते हैं। तो इन्होंने नंबर ऑफ शेल्स भी नहीं बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल्स। ठीक है, ये नहीं बताया था इसने। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट और शेल्स बता देता तो ये इसके स्पेक्ट्रम होते हैं, इसके स्पेक्ट्रम भी नहीं बताए थे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मौजूद है, अब ये एनर्जी गेन करता है, जैसे ये एनर्जी गेन करेगा तो क्या होगा? ये आगे वाले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। ठीक है, इसके बाद ये फिर जंप करेगा, आगे वाले ऑर्बिट में चला जाता है। तो इसने KLM शेल का नाम भी नहीं बताया था। ये इसके डिफेक्ट्स हैं, ये नहीं बताया था इसने। अच्छा, ये इसके स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि पहला शेल जो K शेल है उसका कलर दूसरा होगा, फिर L शेल है तो इसके स्पेक्ट्रम का कलर दूसरा होगा, M है तो इसका स्पेक्ट्रम दूसरा होगा। अब ये रेडिएशंस हैं, इन रेडिएशंस की जो है मुख्तलिफ जो है वो स्पेक्ट्रम का नाम इसलिए दिया गया
कि ये कलर्स हैं और इन कलर्स इनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं इन ऑर्बिट्स के, इसलिए इसको स्पेक्ट्रम की ज़बान में याद रखिए। ये स्पेक्ट्रम्स होते हैं इसके, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स में होते हैं ये ऑर्बिट्स या शेल, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है वो इनके कलर्स या रेडिएशंस चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाइट कलर का, ये भी वाइट रहेगा, ये भी वाइट रहेगा, कलर्स चेंज होते चले जाएंगे, रेडिएशन चेंज होते चले जाएंगे, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ये इसके डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के, इन्होंने ये काम नहीं दिया था और ना इसने ये बताया था। बाद में मैं हवाला देता चलूँ, आगे हम जब पढ़ेंगे इसको, तो बाद में नील बोहर ने इसी के पोस्टुलेट्स को देखते हुए आगे इसके ऑर्बिट्स, शेल्स बताए कि इलेक्ट्रॉन्स के कितने शेल्स होते हैं, जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इमिट करता है तो क्या होता है, और कौन कौन से एनर्जी लेवल होते हैं, ये पोस्टुलेट्स नील बोहर ने बताया था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जब भी पढ़ेंगे। अब नील बोहर का हम टॉपिक पढ़ेंगे और नील बोहर के टॉपिक के बाद हम आगे जो है वो डी ब्रोगले पढ़ेंगे। डी ब्रोगले ने वेव थ्योरी दी थी मैटर की, वो बताएंगे आपको, और इसके बाद जो है वो आइसोटॉप्स हैं, इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये तमाम का तमाम चैप्टर्स जो है इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यू दूंगा क्लास के अंदर भी, ठीक है स्टूडेंट। अब आप कोशिश कीजिएगा, आपके पास PDF इसका काम आएगा और काम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।